Good morning. So, good morning, everyone. Have started with absorption and various factors affecting absorption yesterday. So, we discussed about these factors, nature of absorbent. That means the surface of absorbent or the nature means every एब्जॉर्बेंट हैज डिफरेंट रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग गैसेस मतलब एक पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंट पे जितना कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है वो जरूरी नहीं है कि किसी और सॉलिड सरफेस पे भी उतना ही एब्जॉर्ब हो तो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट and its surface plays an important role. Porous materials have very high absorbing power, and if the surface of absorbent is rough, then always its absorbing capacity will be higher. Nature of absorbent में जो gases है with high critical temperature. High critical temperature जिन gases का है they have very high intermolecular forces of attraction. Hence they can be attracted and retained or you can say condensed at the surface of absorbent easily. So gases having high critical temperature will be more absorbing on particular surfaces. Temperature with increase in temperature, physisorption decreases, but chemisorption increases initially up to the requirement of activation energy and then further it decreases. प्रेशर पे बेटा हमने कल डिस्कस किया था फ्लूइडिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म. So according to that, fluidic absorption isotherm is a relationship or a curve or you can say a plot between amount of the gas absorbed per gram of the adsorbent and pressure at constant temperature. Constant temperature पे एक गैस का कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा है पर ग्राम सरफेस पे उसको प्रेशर के साथ अगर हम कर्व प्लॉट करते हैं तो जो रिलेशन हमें मिल रहा है जो प्लॉट हमें मिल रहा है दैट इज नोन एज फ्लूइडिक आइसोथर्म और इसकी मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू दैट x by m is equal to k e raised to the power 1 over n and if we take log of this then log x over m is equal to log of k plus 1 over n log of p. So this mathematical relationship can be used to find, but numericals are not there in your syllabus. Only the mathematical relationship is given here. Okay. If you plot a curve between log x over n and log of p, then intercept will give you the value of log k as well, and it will be a straight line. So, and this last factor, activation of surface of adsorbent, इसका मतलब है कि अगर हम एड्सॉर्बेंट की सरफेस को एक्टिवेट कर दें तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को काफी हद तक हम इंक्रीज कर सकते हैं. तो वो एक्टिवेशन कैसे हम कर सकते हैं? एक्टिवेशन का मतलब है कि जो सरफेस है एड्सॉर्बेंट की उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दें या उसकी रफनेस इंक्रीज कर दें या एक्चुअली जो एड्सॉर्बेंट सरफेस होती है जैसे चारकोल है तो ये नेचर में जब एज सच अवेलेबल होते हैं ओपनली एक्सपोज्ड होते हैं एनवायरनमेंट में तो दे हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ गैसेस ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड देम. जैसे जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है ये ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो जाती हैं इन मटेरियल्स पे तो सब हमें उनको एक्टिवेट करना पड़ता है. तो एक्टिवेशन इज डन बाय थ्री मेथड बाय मैकेनिकल रबिंग किसी चीज से किसी रफ सरफेस से इनको रब करके हम इनकी सरफेस को एक्टिवेट कर सकते हैं सो दैट द सरफेस बिकम्स रफ एंड इट एक्टिवेट्स टू एब्सॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. सेकेंडली इट कैन बी एक्टिवेटेड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉल ग्रेन्स मेकिंग फाइन पाउडर और फाइन ग्रेन्स यू कैन से. बिल्कुल पाउडर भी नहीं करना है ग्रेन्स छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें शीट की कंपैरेटिवली जैसे आपने सिलिका जेल के ग्रेन्स देखे होंगे तो इन दैट फॉर्म इट इज वेरी you can say activated towards absorption. And third is the by removing already absorbed gases. तो एक और मेथड जिससे हम एक्टिवेट कर सकते हैं
एब्जॉर्बेंट की सरफेस को, तो ऑलरेडी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस उस पर एब्जॉर्ब्ड है उसको रिमूव करते हैं, और रिमूविंग इज डन बाय हीटिंग दीज चारकोल और व्हाट एवर द सरफेसेस आर, उनको हाई टेम्परेचर पे हीट करने से डिसॉर्प्शन हो जाएगा। और ये जो हीटिंग किया जाता है ये फिर जनरली इन द एब्सेंस ऑफ एयर करते हैं, सो दैट डिसॉर्प्शन के बाद उस पर दोबारा से गैसेस एब्जॉर्ब ना हो, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट इज डन, और जनरली इन वैक्यूम these surfaces are heated strongly in order to remove already absorbed gases like oxygen and nitrogen. Clear? So this is these are the factors which affect rate of absorption of gases. ये gases के भी हमने factors discuss किए हैं. Now one more topic is there in your book. Factors affecting absorption of solutes from solution. Same जो factors है, nature of absorbent and absorbent will be there. Temperature वाला factor भी same है. एक जो factor यहाँ पे important आ रहा है, that is concentration of solute in solution. As we discussed in case of gases, gases के हम partial pressure या pressure को consider करते हैं in place of solution. तो Freundlich ने जो relationship दिया था, gases का absorption solid पे जब होता है तो हम कैसे relate कर सकते हैं उसको pressure के साथ? तो x by m directly related to p raised to the power 1 over n. n की जो value है वो यहाँ पर 1 से मतलब 1 by n जो है ये होगा 0 to 1 के बीच में, क्या? एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यहाँ पर अगर हम प्रेशर की जगह, क्योंकि हम एक सॉल्यूशन की बात करें तो हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का प्रेशर कंसीडर नहीं करते. इफ सॉल्यूट इज अ सॉलिड और लिक्विड देन वी कंसीडर इट्स कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन. तो सेम रिलेशनशिप कैन बी गिवन फॉर, ये रिलेशनशिप सेम अप्लाई कर सकते हम absorption of solutes from solution over a solid surface. So mass of solute absorbed per gram of the adsorbent is equal to K C raised to the power 1 over n. तो 1 over n की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर क्या होगी? 0 to 1. It may be somewhere between 0 to 1 जो हमने कल प्लॉट से डिस्कस किया था. Same if we take log of this value, log x over n is equal to log of k plus 1 over n log. Same relationship can be obtained from for absorption of solutes from a solution. मतलब एक डाई का solution है, उस पे आपने चारकोल डाल दिया तो कितना डाई एब्जॉर्ब होगा उसकी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. तो दैट रिलेशनशिप कैन बी obtained directly from this Freundlich absorption isotherm. But remember, Freundlich gave this relationship for gases. इसका नाम Freundlich absorption isotherm नहीं है, ठीक है? It has been obtained from this relationship because both are same. So next topic जो है बेटा आपका applications of absorption in daily life. For that I am going to catalysis is a process by which catalyst increases the rate of reaction. And here the one example is given. When potassium chloride is heated strongly, it decomposes to give oxygen and potassium chloride. And this actually, अगर इस reaction को हम normally करवाएं without catalyst, then it requires a large or you can say high range of temperature, that is 653 to 873 Kelvin. But if a little amount of manganese dioxide is added, decomposition takes place at a low temperature and product की जो yield है वो काफी बढ़ जाती है. तो catalysis is a process in which a minimum or you can say a very little amount of a substance is required in order to increase the rate of reaction, and that substance actually is obtained back after the reaction. मतलब उसका mass या composition जो है वो change नहीं होती. So if you need to define a catalyst,
तो कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस which increases or which changes the rate of reaction without changing its mass and chemical composition. Means it entirely remains unchanged after the reaction. Reaction के बाद आपको वो as such मिल जाएगा, but during reaction it takes part in the reaction because it forms intermediates. Intermediates बनते हैं उस catalyst को use करके, but later on in final step these catalysts are released back. ठीक है, तो इसलिए आफ्टर द रिएक्शन उनमें कोई क्वांटिटेटिव चेंज नहीं आएगा, ना उनके मास में चेंज आएगा, ना कोई उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आएगा. ठीक है, तो कैटलिस्ट जो है वो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, बट देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन अगर क्विनोलिन की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो वो स्लो हो जाता है काफी. तो कुछ ऐसे सब्सटेंस जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करते हैं उनको नेगेटिव कैटलिस्ट कहा जाता है. एंड इफ दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो जनरली एक डेफिनेशन है कैटलिस्ट की, देन दे आर नोन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट. एंड मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट आर we are using actually them to increase the rate of reaction. And certain substances whose presence changes the activity of catalyst, मतलब एक catalyst की efficiency को कम या ज्यादा हम कर सकते हैं by using certain substances. If certain substances are increasing the activity of catalyst, तो हम उनको कहते हैं promoters. And there are certain substances which decrease the activity of catalyst, these are known as poisons. तो प्रोमोटर्स जो हैं वो, जैसे एक एग्जांपल हेबर्स प्रोसेस में जिसमें अमोनिया बनाया जा रहा है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को कंबाइन करके इंडस्ट्रीज में, यहाँ पर आयरन जो है वो सॉलिड कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज हो रहा है. एंड मॉलिब्डेनम इज यूज्ड हियर एज अ प्रोमोटर. तो मॉलिब्डेनम इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ आयरन, इसकी जो एफिशिएंसी है उसको वो बढ़ा रहा है. तो मॉलिब्डेनम इज अ प्रोमोटर, आयरन इज अ कैटलिस्ट. एंड देयर आर मेनी सब्सटेंसेस व्हिच डिक्रीज, और जिनकी प्रेजेंस उस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं, वो होते हैं पॉइजन्स. एग्जांपल्स हियर नॉट गिवन बट यू कैन नोट डाउन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड आर्सेनिक. ये दो ऐसी मटेरियल्स हैं जनरली जो साइड प्रोडक्ट्स की फॉर्म में रिलीज होते हैं कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, एंड दे एक्चुअली डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट. तो देयर रिमूवल इज रिक्वायर्ड in those processes जहां पर ये बन रहे हैं. तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड आर्सेनिक are such substances which decrease the efficiency of catalyst. Moreover, आपने एक पढ़ा होगा 11th क्लास में, one example, hydrogenation of ethene gas, इथाइन सॉरी, एल्काइंस का हाइड्रोजनेशन हम दो तरह से कर सकते हैं. कंप्लीट हाइड्रोजनेशन जिनमें हम निकल कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो वहां वो इथेन में कन्वर्ट हो जाता है अगर हमने इथाइन लिया है. ठीक है, एंड इफ वी टेक लिंडलर्स कैटलिस्ट जिसमें पैलेडियम, अदरवाइज पैलेडियम कंप्लीट हाइड्रोजनेट करता है बट इट इज पॉइजन्ड विद द हेल्प ऑफ बेरियम सल्फेट एंड क्विनोलिन, और सल्फर यूज करके उसको पॉइजन किया जा रहा है. तो वहां पर वो इथाइन को सिर्फ इथीन तक ही कन्वर्ट करता है. ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो 11th में. तो वहां पर वो पैलेडियम को, पैलेडियम की सरफेस की जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज किया गया बाय यूजिंग पॉइजन्स लाइक सल्फर एंड क्विनोलिन एटसेट्रा. तो इन दिस वे वेरियस सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड टू एक्टिवेट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट और डीएक्टिवेटिंग द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. तो जो डीएक्टिवेट कर रहे हैं वो है पॉइजन्स, and which are activating, these are called promoters. Next is ये बेटा शॉर्ट नॉलेज इनकी रखो promoters and poisons का. वैसे तो टर्म से ही क्लियर हो रहा है, प्रोमोट करना और पॉइजनिंग का मतलब आपको क्लियर है कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करना. कैटलिस्ट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. टू टाइप्स में कैटालिसिस प्रोसेस होता है. तो एक होमोजेनियस एंड सेकेंड इज हेट्रोजेनियस. होमोजेनियस का मतलब क्या है कि हर एक चीज सेम फेज में होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी sulfur dioxide is gaseous for reactant, oxygen is also gaseous reactant, and the product obtained is also gaseous form, and the catalyst used is also in the same phase. Means if the reactants, products and catalyst all are in same phase, then that type of catalysis is known as homogeneous catalysis. Generally reactants की हम बात करते हैं क्योंकि reactants के साथ ही catalyst ने
कंबाइन होना है, प्रोडक्ट्स के साथ इतना रिलेशन नहीं है, बट स्टिल यू कैन राइट दिस ऑल द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन must be in same phase, whether they are in solid form or liquid form or in gaseous form. तो जनरली सॉलिड के लिए नहीं होता, लिक्विड्स एंड गैसियस स्टेट में आपको रिएक्शंस मिल जाएंगी होमोजेनियस कैटालिसिस में. ठीक है, तो एक एग्जांपल ये ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन और दिस इज एक्चुअली नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है. एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, हाइड्रोलिसिस एस्टर्स का जो है वो कैटेलाइज्ड हो रहा है एसिड से. आपने ये एसिड का यूज यहाँ पर पढ़ा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं हम, डाइल्यूट या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं. दीज एसिड्स आर, इनके एक्वस सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं, और एस्टर्स आर आल्सो लिक्विड. तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स in the presence of acids is also an example of homogeneous catalysis. Yeah, hydrolysis of sugar catalyzed by hydrogen ions or sulfuric acid is also an example of homogeneous catalysis. Means both the reactants and the catalyst are or should be in the same phase. Then that type of catalysis is known as homogeneous catalysis. Next है heterogeneous. Heterogeneous में है कि catalysis अगर प्रोसेस में आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो रिएक्टेंट वो किसी और स्टेट में है, एंड फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट इज डिफरेंट. कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है जनरली, और जो सब्सटेंसेस हैं वो गैसियस या लिक्विड हो सकते हैं. तो हियर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन SO2 + O2 गिविंग SO3. अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की जगह प्लैटिनम सॉलिड सरफेस लेके किया जा रहा है तो ये एक तरह का हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होगा, बिकॉज कैटलिस्ट हियर इट इज solid form. Similarly, Haber process में जो हम iron solid use कर रहे हैं, that is also because nitrogen and hydrogen gases are in gaseous form and iron is in solid form. So this is also an example of heterogeneous catalysis. Oxidation of ammonia into nitric oxide. ये हेबर प्रोसेस था, ये है ओसवाल्ड प्रोसेस, और ऊपर जो सल्फर डाइऑक्साइड वाला पढ़ा आपने वो एग्जांपल था कांटेक्ट प्रोसेस का. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है. कांटेक्ट प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड इन इंडस्ट्री, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग सॉलिड प्लैटिनम सरफेस. और यहाँ पर हेबर प्रोसेस में अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज अमोनिया इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. तो यहाँ पर हम आयरन in solid state यूज कर रहे हैं, reactants are in gaseous state. Here अमोनिया को कन्वर्ट करना नाइट्रिक ऑक्साइड में, ये एक्चुअली प्रोसेस जो है इसको हम ओसवाल्ड प्रोसेस कहते हैं. दिस प्रोसेस इज फर्दर यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड इन इंडस्ट्रीज. तो अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड हियर गैसेस reactants are used and platinum as a solid catalyst is used. और ये बहुत कॉमन एग्जांपल आप 11th में पढ़कर आए हो कि जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स लिक्विड फॉर्म में है, इनको हाइड्रोजनेट हम करवा रहे हैं हाइड्रोजन गैस के थ्रू. तो ये लिक्विड फॉर्म हो गया, ये गैसियस स्टेट हो गया, एंड कैटलिस्ट यूज हियर इन सॉलिड स्टेट. तो सारे रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट सब डिफरेंट फॉर्म में है. तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस. इसके बेस पे ना कुछ एमसीक्यूज आते हैं, आपको एग्जांपल्स दिए हुए होते हैं, एंड इट इज आस्क्ड व्हिच आउट ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस कैटालिसिस. और कोई एक एग्जांपल पूछ लेते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस और हेट्रो. तो एक दो एग्जांपल्स आप माइंड में रख सकते हो, अदरवाइज दीज आर क्वाइट सिंपल. अगर ऑप्शंस दिए हैं तो इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. If all the reactants and catalysts are in same form, whether solid or gaseous or liquid, then it is an example of homogeneous, otherwise heterogeneous. अब actually जो homogeneous catalysis है उसमें adsorption या उसमें कोई surface phenomena involved नहीं है, इसलिए उसको surface chemistry के अंडर डील नहीं किया हुआ. Actually उसमें क्या होता है, दोनों आपस में react करते हैं, catalyst and रिएक्टेंट, और वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं जो नेक्स्ट स्टेप में फिर से दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और रिलीज हो जाता है. तो वहां पर कोई सरफेस फिनोमिना नहीं हो रही. बट एक्चुअली जो हेट्रोजेनियस कैटालिसिस है इट इन्वॉल्व्स सरफेस केमिस्ट्री. दैट इज कुछ सरफेस पे ऐसी रिएक्शंस होती हैं और ये प्रोसेसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी, यहाँ स्टेप्स दिए हैं बट आई एम यूजिंग दिस डायग्राम हियर. This is the catalyst surface.
हैविंग फ्री वैलेंसीज, जैसे निकल या प्लैटिनम हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोजनेशन में, तो दीज मेटालिक सॉलिड्स हैव फ्री वैलेंसीज, और ये है सपोज आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जो कोई लिक्विड हो सकते हैं या गैसेस हो सकती हैं। अब ये जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये एड्सॉर्ब हो जाते हैं, पहले अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स कैटलिस्ट सरफेस एंड देन फाइनली दे आर एड्सॉर्ब। पहले फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा और ये हो गया यहाँ पे एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज बाय द हेल्प ऑफ यू कैन से सम वैन डर वाल अट्रैक्शन यू कैन से। उसके बाद केमिकल रिएक्शन होती है ए और बी में, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई और ए और बी इसी सरफेस पे एब्जॉर्ब होने के बाद आपस में रिएक्ट करते हैं, एंड दिस इज नोन एज इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। तो दिस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ओवर द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। और उसके बाद फाइनल स्टेप है डिसॉर्प्शन, कि ये जो ए और बी प्रोडक्ट बना है ये इसी प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा और अगेन आपको कैटलिस्ट इसी फॉर्म में मिल जाएगा। तो इन दिस यू कैन से कैटालिसिस, हेट्रोजेनस कैटालिसिस, इसकी जो थ्योरी है इट इज बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, दैट इज व्हाई दिस हेट्रोजेनस कैटालिसिस इज कवर्ड अंडर दिस टॉपिक ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, बिकॉज सारी जो प्रोसेस चल रहा है वो सरफेस पे चल रहा है कैटलिस्ट की, ठीक है। तो कैटलिस्ट की सरफेस हाईली एक्टिवेट रखी जाती है एंड इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल एनवायरमेंटल गैसेस, ठीक है। और एक्चुअली जो क्या होते हैं कैटालिटिक प्रोमोटर्स जो हैं वो क्या करते हैं इन फ्री वैलेंसी बेसिकली कैटालिटिक प्रोमोटर्स क्या करते हैं सरफेस को रफ करने का काम करते हैं। तो जितनी सरफेस रफ होगी उतनी एक्टिवेट हो जाएगी एंड मोर दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। प्रोमोटर्स क्या करते हैं इस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की जगह खुद ही यहाँ पे आके एड्सॉर्ब हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ए और बी एड्सॉर्ब हुआ है, अगर कोई पॉइजन प्रेजेंट है इस रिएक्शन में, जैसे आपको मैंने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड है या कोई आर्सेनिक उस जगह पे एज एन इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, तो these molecules have a higher tendency to adsorb on these surfaces। वो खुद एड्सॉर्ब हो जाएंगे और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब होने के लिए उतनी सरफेस अवेलेबल नहीं होगी। तो पॉइजन्स इस तरह से डिक्रीज करते हैं कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को। एंड दिस इज द प्रोसेस हाउ हेट्रोजेनस कैटालिसिस इज टेकिंग प्लेस। ये स्टेप्स यहाँ पे बुक में गिवन है। फर्स्ट प्रोसेस स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, देन एड्सॉर्प्शन ऑन द सरफेस, then occurrence of chemical reaction on catalyst surface by the formation of an intermediate, and then desorption of reaction products from the catalyst and making the surface available again। इसीलिए catalyst का बहुत थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा